गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्लॉक 1 के चैप्टर 2 का हम इसमें बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है एंड सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगी अगर आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसमें अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आज पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक बुक कीपिंग मेथड होती है। बुक कीपिंग मेथड के अंदर एक साइड में हम एक्सपेंडिचर्स रखते हैं, एक साइड में हम अपना कंजम्पशन रखते हैं, एक साइड में हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे क्रेडिट्स होते हैं, इनकम होते हैं, उनको एक साइड रखते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, हम एक लेजर क्रिएट करते हैं जिससे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट का हम मंथली, वीकली, ईयरली, 5 साल के डेटा, इन सब को जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी से हम GDP, GNP, NNP, ये सारे NDP, ये सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स समझेंगे जिससे हमें इन सब चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझ लेते हैं, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। सबसे पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। जो लोग किसी फर्म को या कहीं जाके काम करके जो अपनी जो सर्विसेज देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लैंड हमें रेंट देती है, लेबर को हमें वेज देना होता है, कैपिटल हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है एंड एंटरप्रेन्योर हमें प्रॉफिट देती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, सॉरी। तो फैक्टर सर्विसेज जब हम देते हैं, उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। और इसी से ही सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो है बना रहता है। प्रोडक्ट फेज़ को हमें मान लेते हैं, कोई भी एक कंपनी है जो कोई एक बिस्किट बना रही है, मान लीजिए। इनकम फेज़ में हमारे कुछ जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर जब प्रोडक्शन फेज़ में जब काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। और जो लेबर को जो पैसा बदले में मिलता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो हमारे जो हैं 3 मेजर सेक्टर्स में पॉसिबल है। एक तो 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। हम इन्हें कन्वीनियंस के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, 2 सेक्टर्स में हम 2 मेजर चीज़ों को लेते हैं। एक साइड में हाउस होल्ड लेते हैं, दूसरे साइड में हम फर्म्स लेते हैं, ठीक है। अभी हाउस होल्ड यानी कहीं भी घरेलू, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लेबर्स रहते हैं, हमारे पास लैंड प्रोवाइड होता है, कैपिटल रहता है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ना कुछ हमारे पास रहता है, उसे हम हाउस होल्ड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करती है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म्स को ये प्रोवाइड करती है, और फर्म्स क्या करती है, बदले में हमें फैक्टर पेमेंट देती है, ठीक है। अभी फैक्टर पेमेंट हमें फर्म्स हाउस होल्ड को देती है, यानी पैसे देती है। तो हाउस होल्ड सर्विसेज देती है फर्म्स को, यानी जिसमें हम थोड़ा सा अपना या तो काम कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा जो सर्विस हम फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, बदले में हमें फैक्टर पेमेंट मिलती है। अभी वो जो पैसा हाउस होल्ड को मिला है, वो दोबारा हम किसी कंपनी में खर्च करते हैं। जैसे हमें बिस्किट खरीदना है, हमें हाउस होल्ड्स खरीदने होते हैं, जो सामान खरीदने होते हैं, है ना। तो वो सारे क्या करते हैं, हम उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फर्म्स बदले में हमें हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, है कि नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तभी तो हम भाई उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये है 2 सेक्टर का मॉडल, सिंपल सा फंडा है इसमें। अभी इसी मॉडल में हम एक सेक्टर और ऐड कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं बैंक। जो हमारा जो बैंक पोर्शन होता है, अब इसमें हम ऐड करेंगे। पर इन दोनों को समझने से पहले हम 2 चीज़ों को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें प्रोडक्ट्स का फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। और जो नॉमिनल फ्लो दोस्तों होता है, उसमें हम मनी के फ्लो को काउंट में लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा 3 सेक्टर का मॉडल, जो कि आपके सामने एकदम बहुत ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ईजिली, है ना। इसमें क्या है, हमारे पास एक हाउस होल्ड है, एक बिजनेस फर्म है, जो कि पिछले मॉडल में भी था, बस हमने एक चीज़ ऐड किया है, वो है बैंक, है ना। तो हाउस होल्ड क्या करती है, बैंक में कुछ सेविंग करती है या फिर पैसा बोरो करती है कि नहीं। सिमिलरली बैंक से बिजनेस फर्म भी या तो इन्वेस्ट करती है या फिर बोरो करती है कि नहीं। और हाउस होल्ड में हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करती है, इससे सर्विसेज देती है और बदले में क्या करती है, फैक्टर्स पेमेंट लेती है कि नहीं। फैक्टर पेमेंट लेती है सर्विसेज देने के बाद, है कि नहीं, ओके। और सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या फंडा है,
इसमें ये जो दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म हाउस होल्ड को देती है, पर बदले में क्या करती है, पैसा लेती है कि नहीं। तो इसी को हमने जो है टू वे मॉडल में बहुत ही आसानी से शो कर रखा है, इंक्लूडिंग बैंक। बैंक भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें दो टर्म्स और मेंशन किए गए हैं, एक है लीकेज, एक है इंजेक्शन। हमारे बुक में है, इसे आप बुक को खोल के रखिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझने में, ठीक है दोस्तों। तो लीकेज क्या होता है, जब हम किसी भी फ्लो ऑफ इनकम में, फ्लो ऑफ मनी में से जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीकेज, ठीक है। पर जब हम फ्लो ऑफ इनकम में, फ्लो ऑफ मनी में जब हम कुछ पैसा और ऐड कर देते हैं उसे हम बोलते हैं एडिशन। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे जो लीकेज होता है, जैसे आपने पैसा सेविंग अकाउंट में अपने दे रखी है और उसी से क्या हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्ट उसमें आ रहे हैं, पर उसमें से आपने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। अगर आपने पैसा विड्रॉ कर लिया मतलब आपने क्या कर दिया, एक लीकेज क्रिएट कर दिया। मतलब समझ लीजिए पाइप में मनी फ्लो हो रहा है या फिर पानी फ्लो हो रहा है पाइप में, और आपने उसमें क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, थोड़ा सा पानी निकल जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है उसमें थोड़ी हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। जबकि इंजेक्शन मतलब और आप थोड़ा पानी उसमें डालो। सिमिलरली मॉनिटरी और इकोनॉमिक टर्म्स में इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो, है कि नहीं। ओके, तो आइए समझते हैं अभी 3 सेक्टर मॉडल का क्या फंडा है। 3 सेक्टर मॉडल में दोस्तों बस एक चीज़ और आ जाती है, वो है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है, समझ रहे हो ना। ओके, अभी इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 सेक्टर मॉडल में सबसे पहले गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 3 सेक्टर मॉडल में। तो हाउस होल्ड जो होती है, हाउस होल्ड के साथ एक गवर्नमेंट का लिंकेज बन जाता है, गवर्नमेंट के साथ एक फर्म का लिंकेज बन जाता है, और फर्म्स एंड हाउस होल्ड तो पहले से थे ही, दोनों के बीच में, इनके बीच में इंटरेक्शन तो हो ही रहे थे। अभी देखते हैं सिंपल सा क्या इसमें जो मॉडल है उसको पहले अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड से टैक्स लेती है, समझ में आया। हाउस होल्ड क्या करती है, कोई भी जैसे जो पैसे इनकम कर रही है उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देती है, और बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट्स दे रही है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट क्यों दे रही है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन्हें फैक्टर सर्विसेज देती है और बदले में फैक्टर पेमेंट लेती है कि नहीं। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, खरीदने का भी काम करती है, बेचने का भी काम करती है कि नहीं। प्रोडक्शन फेज में भी है, और क्या करती है ये, कंजम्पशन फेज में भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, फर्म से कोई भी सामान खरीदना है गवर्नमेंट को तो उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट तो करना पड़ेगा, पर फर्म से वो टैक्स भी कलेक्ट करती है कि नहीं। तो यही चीज़ गवर्नमेंट और फर्म्स के बीच में भी रहता है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट और फर्म्स के बीच में सेम बोरोइंग एंड सेविंग का फंडा है कि नहीं। और गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में क्या है, सेम वही वाला फंडा है, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट भी क्या करती है, पैसे देती है फाइनेंशियल मार्केट में, और ये भी विड्रॉ का काम करती है कि नहीं। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है। और अगर हम हाउस होल्ड एंड फर्म्स के इंटरेक्शन के बीच में बात करें तो वही है, हाउस होल्ड से जो है फर्म्स फैक्टर सर्विसेज ले रही है और बदले में फैक्टर पेमेंट दे रही है कि नहीं। और उन्हीं पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउस होल्ड लेती है और बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है प्रोवाइड करना होता है। तो सेम है। तो 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड रहता है, एक फर्म रहता है और एक गवर्नमेंट रहता है, ठीक है। सिमिलरली इसी का एलैबोरेटेड मॉडल जो होता है वो हमें 4 सेक्टर मॉडल में हमें देखने को मिलता है। 4 सेक्टर मॉडल देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना एक्चुअल में ये है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, वो है एक्सटर्नल सेक्टर। अभी तक 3 सेक्टर मॉडल को सबसे पहले हम बना लेंगे, 3 सेक्टर मॉडल तक इसमें सेम होता है। अभी हम केवल 4 सेक्टर मॉडल में एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। हाउस होल्ड एंड बिजनेस के बीच में आपको पता चल गया, हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस फर्म के बारे में आपको पता चल गया, हाउस होल्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू फर्म, इनके बारे में भी आपको पता चल गया, और गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में क्या है वो भी आपको पता चल गया। अभी हम सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर करेंगे, वो है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अब एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, देखो सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर से, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है तो उसके लिए क्या करेगी बिजनेस, अभी बाहर से कोई भी सामान आया, जैसे मान लीजिए जापान से या फिर सिंगापुर या चाइना से कोई भी सामान आ रहा है, तो फिर वो चीज़ कहाँ बिजनेस फर्म यूटिलाइज कर रही है, पर बदले में क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर
हाउस होल्ड में कोई भी सामान है जो कि एक्सटर्नल सेक्टर से आ रहा है तो उसके लिए इंपोर्ट के लिए वो पेमेंट करेगी और बदले में रिसिप्ट फॉर ट्रांसफ़र एंड फैक्टर इनकम जो है इसमें एक्सटर्नल सेक्टर को देती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टफ है नहीं, इसको बस एक सिंपल सा फंडा है और इसको समझना है और इसे आप अपने कॉपी में जो है बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे और इसे एक बार अगर आप देखोगे बुक्स के साथ, आप इसे एक बार देखोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से अच्छे से समझेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप फिर इसमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहले एक दो टर्म्स हैं वो उसे समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन फॉर एंटरिंग देयर फैक्टर्स सर्विसेज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ने जो पैसा कमाया कुल मिला के उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो साथ में इनको या तो नोट बना सकता है, बाद में देख सकता है, या फिर इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने जो कमाया उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। जो बंदा इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और जो पैसा हमें बदले में मिल रहा है उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। उम्मीद है इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। सेकंड होता है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ये इनकम वो होता है जो बिना किसी प्रोडक्शन सर्विसेज के कमाया जाता है। कोई भी जैसे कोई भी कैपिटल है, कोई भी बंदा है जिसने पहले सर्विस दी, अभी पेंशन लेता है, या फिर स्कॉलरशिप हो गया, या कहीं पे आपने जुए में पैसा लगा दिया, बेटिंग कर दी, तो इसमें क्या आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे पर फिर भी जो है आप बदले में पैसा ले रहे हो, है कि नहीं? तो इसे फैक्टर इनकम में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता ट्रांसफ़र इनकम को। ठीक है, ग्रेचुइटी वगैरह जो होती है वो इसी में काउंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रॉस वैल्यू क्या होते हैं, है कि नहीं? ग्रॉस वैल्यू क्या होते हैं? ग्रॉस वैल्यू होता है जब किसी भी चीज़ को हम जब खरीदते हैं उस समय उसकी जो प्राइस होती है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। जैसे आपने मार्केट से कोई भी एक सामान खरीदा, उसकी कीमत है मान लो 50 रुपया, तो जो 50 रुपया है वो उसकी होगी ग्रॉस वैल्यू। और नेट वैल्यू क्या होती है? नेट वैल्यू जो होती है जो उस चीज़ की प्रेजेंट में जो प्राइस होती है। आपने एक कार खरीद ली थी मान लो 20,000 रुपये में, और अब उसकी जो वैल्यू है मान लीजिए वो 14,000 रुपये में बिक रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नेट वैल्यू। तो 20,000 उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, और नेट वैल्यू क्या थी? नेट वैल्यू क्या है? जो अभी उसकी करंट प्राइस है। और डिप्रिसिएशन होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। इसका मतलब डिप्रिसिएशन मतलब जिस टाइम पे आपने जो पैसा जो चीज़ आपने खरीदी थी उस टाइम पे कितना रेट था और अभी कितना उसका रेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन को दोस्तों और भी 4 नाम से जाना जाता है: कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अगर इन चारों नाम से आपको कहीं दिख जाता है तो इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बंदे फिर बोलते हैं कि अरे ये इसमें तो ये लिखा, हमने तो डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला अगर हम बता दें, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू होता है। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन अगर नेट को हम इधर कर देंगे तो उसके हमें ग्रॉस वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी 2 वैल्यू अगर हम मिल जाते हैं तो हम तीसरा वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये टैक्स वो टैक्स होती है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, पहले वैल्यू एडेड सर्विसेज होते थे, कितने सारे टैक्स होते थे ना, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट जो हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है, जैसे एलपीजी गैस हो गया, राशन हो गया ना, इनमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, इतने का करो, इतना रुपया आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो ये वही चीज़ होती है दोस्तों, समझ रहे हो ना? उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है, अभी जब नेट डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? मतलब जितना सरकार आपसे टैक्स ले रही है उसमें से सब्सिडी को निकाल दो, है कि नहीं? 20,000 रुपया आपसे सरकार टैक्स ले रही है और 10,000 की आपको सब्सिडी दे रही है, तो इसका मतलब 10,000 ही आपकी टोटल जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ रहे हो ना? वही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। सेकंड हो गया फैक्टर कॉस्ट। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके अंदर क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा इन्वॉल्व होता है। कोई भी चीज़ है, जैसे आपका मोबाइल बनने के लिए मोबाइल बन के तैयार हो गया, तो मोबाइल के अंदर आपका जो खर्चा हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको मिला के जो खर्चा हुआ उस पर प्रॉफिट थोड़ा मिला के जो बेचा जा रहा है ना, वो है फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या हो गया?
जिस प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इसको आप कहीं नोट कर सकते हो। फैक्टर प्राइस जो होता है, इसमें जब हम टैक्स मिला देते हैं ना तो उसे मार्केट प्राइस बोला जाता है। और अगर इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये दोबारा मार्केट प्राइस हम फैक्टर प्राइस में दोबारा हम स्विच कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो फैक्टर प्राइस से अगर आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देना है, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो फिर आपको क्या करना है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये क्या होता है, NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है, ये क्या है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे हमने सामान बेचा फॉरेन को 20,000 का, ठीक है, और हमने उनसे सामान लिया है 10,000 का। ठीक है, तो जो 10,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने 10,000 का आइटम एक्सपोर्ट किया है और 20,000 का आइटम मैंने बेचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, मेरे को नुकसान हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे कि 10,000 का आइटम ही मैंने लिया है और 10,000 का ही मैंने आइटम बेचा है, तो इसमें मेरे को ना प्रॉफिट हुआ ना मेरे को लॉस हुआ, तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। NFIA के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहला तो है नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, और नेट रिटेन्ड अर्निंग जिसे हम सेविंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल की तरफ जाना होता है ना, जैसे डोमेस्टिक यानी हमारे टेरिटरी में जो भी हमने प्रोडक्शन किए हैं उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक, और नेशनल हो गया जो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से भी हम कभी कभार इंपोर्ट करते हैं, या फिर हमारे यहाँ कोई भी बंदा कमा रहा है और नेशन में दूसरे देशों में बेच रहा है कि नहीं, तो कमाया तो उसने यहाँ से पर बेच रहा है वहाँ पे, है कि नहीं, तो उसमें हम नेशनल को भी काउंट करते हैं। अभी डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो हम क्या करते हैं, NFIA को उसमें जोड़ देते हैं, जबकि नेशनल से अगर हमें डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को हम क्या करते हैं, उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, ओके, ये सारे फार्मूला भी हमारे काम आएंगे, तो इन्हें आप कहीं लिख सकते हो। मैंने इन्हें क्या कर दिया, एक ही जगह पे इन सबको समराइज कर दिया ताकि आप इसे लिख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो रही है इसमें क्या करना है, जैसे हमें अगर मान लो कि हमें बता दिया जाए ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना होता है, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ना होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जोड़ना है, अगर उल्टा जाना है तो माइनस NIT करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है NFIA को प्लस करना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हमें NFIA को माइनस करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो होता है उसमें क्या करना है, एब्रॉड में कितना गया उसमें से एब्रॉड से कितना आया। ठीक है, एब्रॉड से कितना आया माइनस एब्रॉड को कितना गया, इसको हम बोलते हैं NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अभी हम थोड़े से फॉर्मूलेज वगैरह देख लेते हैं और कैसे उन्हें बनाते हैं। अभी हमने देखा है कि भाई बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, इस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, और ये आप भी अभी फॉर्मूले खुद ही बनाना सीख जाओगे अगर आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, है कि नहीं। ओके, तो जो GDP है एट मार्केट प्राइस, जैसे GDP MP करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी GDP एट फैक्टर कॉस्ट, इसे कैसे पढ़ते हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, GDP FC लिखा है, इसका मतलब GDP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आपको बता दिया कि GDP एट मार्केट प्राइस से NNP एट मार्केट प्राइस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो फिर इसमें आप क्या करोगे। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अगर ग्रॉस से आपको नेट में जाना है ना तो उसमें डिप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा, जबकि अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे है G, यहाँ पे है N, इसका मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है तो फिर इसमें माइनस DEP, डिप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो D है
और यहाँ पे आपका n है, तो d से n में जाना है, d से n में जाना है, d से n में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, ठीक है। तो फिर GDP से NNP एट मार्केट प्राइस जाना है, तो यानी क्या होगा, GDP प्लस NFIA माइनस DEP यानी डेप्रिसिएशन, ठीक है। वही चीज़ हमने इसमें लिखा है, ठीक है। तो GDP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो NNP एट मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल आप खुद करके पहले देखो, NNP एट फैक्टर कॉस्ट से अगर मेरे को GDP एट मार्केट प्राइस में जाना है तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें देखो क्या है, सिंपल है, ये भी सिंपल है, हार्ड कुछ नहीं है। N यहाँ पे है, यहाँ पे G है, तो N से अगर मेरे को G में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। N से यहाँ D में जाना है तो माइनस NFIA करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें जोड़ना होता है कि नहीं, समझ गए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस जो होता है वो होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस NFIA प्लस NIT प्लस डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले हैं वही मैंने रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूले को एक बार आप याद कर लोगे तो आप GDP से NNP से GDP मतलब कोई भी कन्वर्जन होगा बहुत ही आसानी से कर सकते हो दोस्तों। और यही आपको सीखना है, इसमें वीडियो देखने का मतलब है यही सीखना है आपको, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका फैक्टर कॉस्ट में है 2000, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 500, NFI आपको दे रखा है 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपको दे रखा है 100। तो इसमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। इसमें भी सेम सोल्यूशन वही है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट से आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो सबसे पहले G को N में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, और N से D को आप करोगे, N को D में कन्वर्ट करोगे तो NFIA आपको जो है माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, NDP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और उसमें से NFIA हम निकाल देंगे। तो 2000, अब इसमें वैल्यू पुटअप करो, सबसे पहले 2000, इसमें से फिर माइनस 500 करेंगे और माइनस 200 करेंगे। NIT दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसे यूज़ करेंगे, नहीं करने से भी चलेगा। उसमें एक दो क्वेश्चंस जो हैं उसमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1300 आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों बुक्स में इसके अलावा भी बहुत टाइप के सम्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन सब को आप एक बार प्रैक्टिस करोगे और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और किसी भी तरह का जो है अगर आपको लगता है कि कोई टर्म्स एंड कुछ छूट रहा है तो फिर उसे आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्या करूँगा, बिल्कुल इसमें अगले वीडियो में या फिर कोई एक डाउट सेशन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं मेंशन करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम जो हैं इस एग्ज़ाम से पहले जो दिसंबर 2021 के जो एग्ज़ाम्स है जो कि जनवरी से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनसे पहले मैं इनको कवर कर दूं ताकि आप इसे रिवाइज़ कर सकें और इसमें से किसी तरह की गाइडेंस अगर ले सकें तो फिर मुझे भी बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, है कि नहीं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।